तो अब देखो, कल अपन ने सेक्शन स्टार्ट किया था 25 का। 25 में अपन ने प्रोसीजर पढ़ा था कि जो रजिस्ट्रेशन होगा उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करवाना पड़ेगा। तो एक बार दोबारा से देख लो, थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। सेक्शन 25(1) का क्लोज 1 अपन ने पढ़ा था। क्लोज 1 में अपन को बताया गया है कि कोई भी पर्सन कोई भी पर्सन जिस दिन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होता है ना, उसको रजिस्ट्रेशन तब तक करवाना पड़ता है जिस दिन वो लायबल हुआ उसके विदिन 30 डेज उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो दूसरा अपन ने पढ़ा था कि अगर कोई ऐसा पर्सन, अरे आपकी वॉइस आ रही है तो अनम्यूट कर लीजिए आप। ओके सर, ठीक है। दूसरा अपन ने पढ़ा था कि अगर कोई भी पर्सन रजिस्ट्रेशन लेने जा रहा है तो वो अगर एक स्टेट और एक यूटी में एक रजिस्ट्रेशन लेगा तो भी इनफ रहेगा। मतलब एक स्टेट या ये एक यूटी के लिए वो एक रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है। अगर उस स्टेट में उसके मल्टीपल बिजनेस होते हैं, जैसे उसी स्टेट में उसके 2 3 4 ब्रांच हो, तो इसी सिचुएशन में वो सारी ब्रांच का एक रजिस्ट्रेशन ले सकता है अगर वो चाहे तो। चौथा तीसरा अपन ने पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लेता है जो ना तो अंडर सेक्शन 22 में कवर हो रहा है ना ही सेक्शन 24 में, तो अगर वो वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उस पर सारे के सारे जीएसटी के प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे। मतलब उसे रिटर्न भी भरना पड़ेगा और जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा वो किस प्रोसेस के तहत मिलेगा वो प्रोसेस भी फॉलो करनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, उस पर जीएसटी के सारे प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएंगे। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि अगर कोई भी पर्सन एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं उसने, या तो एक स्टेट में या फिर एक से ज्यादा स्टेट में, तो उस पर्सन को क्या बोला जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाएगा। वेर ए पर्सन हु हैज obtained registration in state or UT has an establishment in another state or UT। जब एक ही पर्सन ने दो जगह रजिस्ट्रेशन ले रखा है, मतलब एक तो उसकी जैसे रजिस्टर ब्रांच होगी राजस्थान में, एक दिल्ली में, तो वो दोनों ब्रांच को अगर सेम पेन से रजिस्टर करवाता है तो वो पर्सन क्या माना जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। Every person shall have PAN issued under income tax for registration under this act। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रत्येक एवरी पर्सन के पास क्या होना चाहिए, पेन होना जरूरी है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पेन बेस होता है। उसके बाद बताया 7वां पॉइंट में अपन को बताया नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन में भी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ अदर डॉक्यूमेंट। अदर डॉक्यूमेंट का नाम क्यों लिया है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट के पास ऑब्वियस सी बात है ना तो आधार होगा ना अदर डॉक्यूमेंट होंगे, तो उसको सॉरी अदर डॉक्यूमेंट होंगे उसके पास, तो उसको जो भी रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा वो किसके बेस पे दिया जाएगा, अदर डॉक्यूमेंट। जैसे उसका पासपोर्ट हो गया, वीजा हो गया, या फिर फॉरेन के जो भी अन्य अदर कोई डॉक्यूमेंट है, तो उनके बिहाफ पे उसे क्या दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। उसके बाद बता रहा है वेयर ए पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड। अगर कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल तो है, फेल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, और वो रजिस्ट्रेशन करवाने में फेल हो जाता है, तो द प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड टू रजिस्टर। तो क्या करेगा, जो प्रॉपर ऑफिसर रहेगा वो खुद उसका रजिस्ट्रेशन कर देगा। सच पर्सन इन सच मैनर एज में भी प्रेस कराए, उस पर्सन का जो भी प्रेस कराए मैनर है उस मैनर में वो खुद क्या कर देगा, रजिस्ट्रेशन कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, या तो मैं सेक्शन 22 में कवर हो गया, मेरा जो टर्नओवर है वो लिमिट को क्रॉस कर गया, या 24 में कवर हो गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा। अब अगर पीओ को पता चले कि मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हूँ और रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा, तो इसी सिचुएशन में वो खुद रजिस्टर कर देगा मेरे को। ठीक है, जो भी मैंने प्रेस्क्राइब किया गया उस मैनर में मेरे को जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन रजिस्टर कर देगा। उसके बाद 9th पॉइंट में अपन ने पढ़ा था यूआईएन के बारे में, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ये नंबर देखो कुछ स्पेशल लोगों को दिए जाते हैं। स्पेशल लोग जैसे नीचे बता रखे हैं, चार कौन कौन से लोग होते हैं, इन चार लोगों को दिए जाते हैं क्योंकि इनको जीएसटी का रिफंड भी किया जाता है। तो फॉलोइंग पर्सन आर ग्रांटेड यूआईएन फॉर क्लेमिंग रिफंड ऑफ टैक्स। जो यूआईएन नंबर दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा, नीचे बताए लोगों को दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, क्योंकि इनको टैक्स का रिफंड भी किया जाता है। अगर इन्होंने कोई भी टैक्स चुकाया गुड्स या सर्विस पे तो उसका रिफंड दिया जाएगा इनको। कौन कौन से हैं जिनको यूआईएन नंबर इश्यू किया जाएगा, एक इनके नाम याद रख लो, वैसे ज्यादा डीप में नहीं पूछेगा।
एक तो कोई भी जैसे स्पेशलाइज एजेंसी होगी, यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनकी स्पेशलाइज एजेंसी होगी। दूसरा हो गया अपना मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। तीसरा अपना फॉरेन एम्बेसी हो गया। और चौथा एनी अदर गवर्नमेंट ने अगर कोई भी तो यूएन नंबर किसको दिए जाएंगे? यूएन नंबर दिए जाएंगे एक तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी की तो उसको दिए जाएंगे, या फिर कोई मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको। फॉरेन कंट्री का कोई एजेंसी है में ऐसे बने हुए हैं अलग अलग करने के, तो उनको दिया जाएगा। नोटिफाइड पर्सन या फिर और भी कोई नोटिफाइड पर्सन है तो उसको क्या दिया जाएगा? यूआईएन नंबर, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। उसके बाद अपन ने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन और यूएएन ये तो यूआईएन और रजिस्ट्रेशन जो नंबर होते हैं उनको रिजेक्ट और ग्रांट किया जा सकता है आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन विद इन 3 वर्किंग डेज। अगर कोई भी गलती की जाती है तो उनको अगले 3 दिन में, 3 दिन कौन से वर्किंग डेज में उनको क्या किया जा सकता है? या तो रिजेक्ट किया जा सकता है या फिर ग्रांट किया जा सकता है। नॉर्मली जो रजिस्ट्रेशन होता है वो अगले 3 दिनों में मिल जाता है। तो अगर मैंने एप्लीकेशन लगाई है तो उसको या तो रिजेक्ट किया जाएगा या ग्रांट किया जाएगा अगले 3 दिन में। वही सेम यूआईएन पे अप्लीकेबल होगा। उसके बाद अपन ने देखा था रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शैल बी इश्यूड इन प्रेस्क्राइब फॉर्म। जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो उसको जो रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा वो एक प्रेस्क्राइब फॉर्म में दिया जाएगा। जो भी निर्धारित फॉर्म है उस फॉर्म में उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और यूआईएन शैल बी डीम्ड, उस रजिस्ट्रेशन को क्या किया जाएगा, क्या माना जाएगा? Registration certificate or UN shall be deemed to be granted after the expiry of prescribed period of 3 days if no deficiency has been found। अगर उसकी कोई भी एप्लीकेशन में डेफिशिएंसी नहीं मिली है तो क्या माना जाएगा कि उसको रजिस्ट्रेशन 3 दिन में दे दिया गया है। तो ये अपना देखो सेक्शन 25 था, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कुछ पूछना है? तो नहीं सर, आगे से आगे चलिए। अब उसके बाद देखो अपना सेक्शन आ रहा है 26। अपन को किस बारे में बताएगा? डिम्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएगा। डिम्ड रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने सीजीएसटी में अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिया ना तो ये माना जाएगा मैंने आईजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी सब में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। मतलब मेरे को टैक्स अलग अलग टैक्स में अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लिया। अगर मैंने सीजीएसटी एक्ट में करवा लिया तो भी सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, आईजीएसटी में करवा लिया तो भी सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो पूरे एक्ट पे वही रजिस्ट्रेशन अप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसके बारे में बताता अपन सेक्शन 26 देखो क्या बता रहा है। रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 26, द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और यूआईएन अंडर द एसजीएसटी यूटीजीएसटी। अगर मेरे को एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी में मैंने कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाया है शैल बी डीम्ड, तो उसे क्या माना जाएगा? टू बी ए ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और यूआईएन अंडर सीजीएसटी। उसी को क्या माना जाएगा कि वही मेरा रजिस्ट्रेशन सीजीएसटी में काम आ जाएगा। रिजेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन और यूआईएन अंडर द सीजीएसटी और एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एक्ट। और अगर रजिस्ट्रेशन का मेरा क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी में, तो क्या माना जाएगा कि वो मेरा सीजीएसटी में भी रिजेक्शन कर दिया गया है। मतलब अगर मैंने एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो ऑटोमेटिकली ये डीम्ड किया जाएगा कि मैंने सीजीएसटी में भी करवा लिया। अब अगर एसजीएसटी का ही मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है या फिर मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दी गई है तो ऑटोमेटिक क्या डीम्ड किया जाएगा कि मेरा एवरीथिंग में, एवरी टैक्स एक्ट में क्या कर दिया गया, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। लाइक मेरा सीजीएसटी में भी कैंसिल हो गया। ठीक है। ये यस सर। उसके बाद देखो अपना सेक्शन आ रहा है 27। अपन को बताएगा किसके बारे में? जो अपन ने पढ़ा है सीटीपी और एनआरटीपी, उनके रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएगा कि उनको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। तो कब तो वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और कैसे करवाएंगे, कितने टाइम पीरियड के लिए उनको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा।
तो अब देखो क्या बता रहा है। सीटीपी को नॉर्मली, जैसे मैं आपको बताऊं तो सीटीपी को 5 दिन पहले, तो सीटीपी और एनआरटीपी जो होते हैं उनको बिजनेस स्टार्ट करने से 5 दिन पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और इनको मैक्सिमम जो रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा वो 90 डेज के लिए इनको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। 5 दिन पहले तो इनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जैसे कोई भी सीटीपी है, मैं राजस्थान का हूँ, दिल्ली में कोई ट्रेड में पार्टिसिपेट करने आ रहा हूँ, तो जिस दिन मैं वहां पे आऊंगा उससे अगले पहले 5 दिन पहले मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और जो प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा मेरे को रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा वो 90 डेज के लिए दिया जाएगा। मेरी जितनी भी अप्रोक्स टैक्स लाइबिलिटी रहेगी वो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एडवांस में पेमेंट करना पड़ेगा। सीटीपी और एनआरटीपी दोनों के लिए सेम प्रोविजन आएंगे। तो देखो क्या क्या बता रहा है। सबसे पहले बता रहा है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सीटीपी एंड एनआरटीपी, सेक्शन 27 में अपन को सीटीपी और एनआरटीपी के लिए स्पेशल प्रोविजन बता रहा है। तो देखो क्या बताया फर्स्ट पॉइंट में, देखो सीटीपी एंड एनआरटीपी या तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एप्लीकेशन टू बी मेड एट लीस्ट 5 डेज प्रायर टू बी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। उसको क्या करना पड़ेगा सीटीपी और एनआरटीपी को, जिस दिन वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उससे पहले 5 दिन पहले उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए 5 दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा। A CTP and an RTP person shall apply for registration at least 5 days prior to the commencement of business. सीटीपी और एनआरटीपी को बिजनेस स्टार्ट करने से 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसमें ये टाइम पीरियड याद रखना कि कब तक उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो 5 दिन पहले करवाना पड़ता है। दूसरा अपन को बता रहा है ई एप्लीकेशन बाई एनआरटीपी। जो भी एनआरटीपी रहेगा, एनआरटीपी देखो वो इंडिया में आने से पहले उसको करवाना पड़ेगा, तो वो कैसे करवाएगा, ई एप्लीकेशन लगाएगा, अपनी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा। ई एप्लीकेशन बाई एनआरटीपी, एनआरटीपी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक जिस दिन वो इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करेगा उससे 5 दिन पहले कोई वीजा वगैरह या फिर सर आपकी वॉइस बहुत अजीब सा आ रही है, ब्रेक होकर आ रही है सर वॉइस आपकी। अभी भी ब्रेक हो रही है। नहीं सर अब नहीं हो रही। तो अब देखो क्या बताया कि कोई भी एनआरटीपी रहेगा उसको भी कब लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, जिस दिन वो बिजनेस स्टार्ट करेगा उससे 5 दिन पहले उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाएगा, और रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएगा, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फाइल करेगा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फाइल करेगा उसके साथ उसको क्या लगाना पड़ेगा, उसका पासपोर्ट लगाना पड़ेगा। मतलब सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी पड़ेगी उसकी वैलिड पासपोर्ट की। और जो एप्लीकेशन होगी वो क्या होनी चाहिए, ड्यूली वेरीफाइड और ड्यूली साइंड और वेरीफाइड होनी चाहिए थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू। वो क्या होनी चाहिए, साइन की हुई होनी चाहिए। कौन से फॉरम में लगाएगा ये जो एप्लीकेशन लगाएगा ये लगाएगा REG09 में। कब तक लगाएगा, एट लीस्ट 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एट कॉमन पोर्टल। जिस दिन उसको बिजनेस स्टार्ट करना है उसके 5 दिन पहले उसको ये एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, REG09 में अप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ पे, एट द कॉमन पोर्टल आइदर डायरेक्टली और थ्रू फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। कमिश्नर के द्वारा जो भी उसको प्लेस बता रखा है वहां पे वो क्या करेगा, एक कॉमन पोर्टल पे अपना REG09 फाइल करेगा। REG09 में वो अपनी वैलिडिटी वगैरह बता देगा और रजिस्ट्रेशन का जो भी उसको वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करवा देगा। ठीक है। तो एनआरटीपी के लिए रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कौन सा आ गया, REG09 आ गया। उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब तक करना पड़ेगा, बिजनेस कमेंस करने से 5 दिन पहले उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके बाद आ रहा है एडवांस डिपॉजिट टू बी मेड इक्विवेलेंट टू बी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। अब जो ये सीटीपी और एनआरटीपी होते हैं इन दोनों की जो भी टैक्स लायबिलिटी रहेगी वो एडवांस में पे करना पड़ेगा। मतलब इनकी अप्रोक्स टैक्स लायबिलिटी देखी जाएगी।
एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन की जाएगी और उसके अकॉर्डिंग इनको टैक्स एडवांस में पे करना पड़ेगा। देखो क्या बताया 27(2) में, एक एसीटीपी और एनआरटीपी शैल एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे, मेक एन एडवांस डिपॉजिट, तो उनको एडवांस डिपॉजिट करवाना पड़ेगा क्या, ऑफ टैक्स इन एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। उन्हें अपनी एस्टिमेटेड प्रॉफिट या फिर एस्टिमेटेड सप्लाई का क्या करना पड़ेगा, एडवांस में टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी बता दिया कि जैसे 90 डेज में वो 10 लाख रुपए की सप्लाई करेंगे, तो 10 लाख पे जैसे 18%, 1,80,000 रुपए का टैक्स उनको एडवांस में पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। टू द एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी ऑफ सच पर्सन फॉर द पीरियड फॉर विच द रजिस्ट्रेशन इज शॉर्ट, जितने टाइम पीरियड के लिए उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, जैसे हो सकता है 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, मैक्सिमम इनको 90 डेज के लिए क्या मिलता है, रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो जितने भी टाइम पीरियड के लिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया उतने टाइम पीरियड की इनको एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी एडवांस में पे करनी पड़ेगी। उसके बाद बता रहा है अमाउंट डिपॉजिट टू बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जितना भी इनको एडवांस में टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो एनआरटीपी के पास तो वो नहीं रहेगी, क्या नहीं रहेगी, आईटीसी नहीं रहेगी, लेकिन अगर सीटीपी उसके पास, सीटीपी के पास आईटीसी भी है तो वो आईटीसी का यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो सीटीपी को जो टैक्स पे करना पड़ता है वो किस रूम में करना पड़ता है, ईसीएल के थ्रू पे करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उसको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब जितनी भी टैक्स लायबिलिटी बनी है उसको कैश में जमा करवाना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स डिपॉजिट शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उसको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा ऑफ सच पर्सन एंड शैल बी यूटिलाइज, और उसका किस प्रकार से जो भी सेक्शन 49 में मैनर बताया गया उसके थ्रू यूटिलाइज किया जाएगा। मतलब अगर इन्होंने एक्सेस पेमेंट कर दिया तो इनको रिफंड मिल जाएगा, और कम किया है तो इनको और पे करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली जो पे किया जाता है इनके द्वारा ज्यादा ही पे किया जाता है। तो यहाँ तक 4 पॉइंट में कोई डाउट है तो आप पूछो। जैसे लास्ट पॉइंट एक और है वो बता देता हूँ। लास्ट पॉइंट में अपन को बताएगा एक्सटेंशन के बारे में बताएगा, एक्सटेंशन और टाइम पीरियड के बारे में बताएगा कि सीटीपी और एनआरटीपी का जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है वो कितने टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। तो सीटीपी और एनआरटीपी में देखो क्या बता रहा है, रजिस्ट्रेशन वैलिड अप टू पीरियड स्पेसिफाइड, या तो जितना पीरियड स्पेसिफाइड है, जैसे सीटीपी एनआरटीपी ने बोल दिया कि मेरा 30 दिन, 50 दिन या 60 दिन का रजिस्ट्रेशन चाहिए मेरे को, या फिर 90 डेज, इन दोनों में से जो भी लोअर रहेगा, लोअर डेज रहेगा, उतने टाइम पीरियड के लिए उसको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सीटीपी हूँ, तो अब मैं रजिस्ट्रेशन लेने जा रहा हूँ, तो हो सकता है मैं खुद मेरा टाइम पीरियड बता दूं कि मेरे को 50 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो 50 दिन के लिए मेरे को रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। या फिर मैं जैसे ज्यादा टाइम पीरियड बता रहा हूँ, जैसे 120 दिन बता रहा हूँ, तो मेरे को कितने टाइम पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन मिलेगा, केवल 90 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन मिलेगा, मतलब 90 डेज से ज्यादा मेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। या तो पीरियड स्पेसिफाइड जो बताया एप्लीकेशन में वो, या फिर 90 डेज, इन दोनों में से जो भी लोअर रहेगा उसके लिए मेरे को रजिस्ट्रेशन मिलेगा। लेकिन इसमें दूसरा एक वो भी बात आती है कि अगर सफिशिएंट काज हो तो मेरे को एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है। एक्सटेंशन जो दिया जाएगा वो फर्दर 90 डेज का दिया जाएगा मेरे को। देखो इसमें क्या बताया, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यूड टू ए सीटीपी और एनआरटीपी, अगर किसी भी सीटीपी और एनआरटीपी को रजिस्ट्रेशन दिया गया शैल बी वैलिड फॉर, तो वो कब तक वैलिड होगा, द पीरियड स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, जितना भी मैंने एप्लीकेशन में पीरियड बताया है कि मेरे को 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 60 दिन, या तो वो, या 90 डेज इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर रहेगा, अर्लियर या फिर लोअर डेज रहेंगे वहां तक मेरे को क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन मिलेगा। और उसके बाद बता रखा है फर्दर पीरियड ऑफ 90 डेज, 90 डेज के बाद भी में भी मेरे को देखो एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन वो मेरे पास सफिशिएंट काज होंगे तो मेरे को रजिस्ट्रेशन मिलेगा। द प्रॉपर ऑफिसर may on sufficient cause being shown by the said taxable person extend the said period of 90 days by a further period not exceeding 90 days, मतलब 90 डेज को तो मेरे को ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन मिल गया,
और 90 डेज को भी मेरा क्या हो सकता है, मेरे को एक्सटेंशन मिल सकता है। तो टोटल सीटीपी और एनआरटीपी को रजिस्ट्रेशन कितने टाइम पीरियड के लिए मिल सकता है, 180 के लिए मैक्सिमम टू मिनिमम सकता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो सीटीपी और एनआरटीपी सेक्शन कंडीशन में। सर जो सीटीपी और एनआरटीपी होते हैं सर, हम्म, दोनों को ही जब वो बिजनेस करने के लिए आते हैं तो दोनों को स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। हाँ, तो बिजनेस कमेंस करने से 5 दिन पहले उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सर और दोनों को। रजिस्ट्रेशन करवाने के, हाँ जी, हाँ दोनों को, बिल्कुल दोनों को ही। और ओके। रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उस टाइम पे उनको उनकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी रहेगी, वो एडवांस में पे करनी पड़ेगी। जैसे एस्टिमेटेड सीटीपी है कोई, मैं सीटीपी हूँ, तो मैंने जैसे फॉर एग्जांपल एस्टिमेट कर लिया कि मैं 50 डेज या फिर 90 डेज में 10 लाख रुपए की सप्लाई करूंगा। तो 10 लाख पे जैसे फॉर एग्जांपल 18% मेरे को 1,80,000 रुपए का एडवांस में पे करना पड़ेगा। जो भी एडवांस में पे करूंगा वो मैं क्रेडिट लेजर का यूज नहीं कर सकता। किस रूम में मेरे को पे करना पड़ेगा, वो कैश लेजर में मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। ओके सर ठीक है। और कोई डाउट? बट सर अगर एस्टिमेटेड में कुछ अगर कम दे दिया या फिर बाद में और हाँ, भी कम ज्यादा। ज्यादा है तो वो लास्ट में फाइनल कर लेंगे ना भाई, नॉर्मली इसमें ज्यादा ही दिया जाता है, लेकिन बाई चांस अगर कम भी पे किया है तो वो जब फाइनल टैक्स लायबिलिटी होगी जितने टाइम पीरियड के लिए उसको रजिस्ट्रेशन मिला है उस दिन वो क्लियर हो जाएगा कि इसने कम दिया है तो और दे देगा, ज्यादा दिया है तो इसको रिफंड हो जाएगा। ओके सर ठीक है। तो इसमें नॉर्मल क्वेश्चन याद रखो, तो ये याद रखो कि सीटीपी और एनआरटीपी को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है वो 5 दिन पहले करवाना पड़ता है। इनको रजिस्ट्रेशन कितने टाइम पीरियड के लिए मिलता है, इनको एक तो इन्होंने जितना टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब किया इन्होंने खुद ने बताया, या फिर 90 डेज है, मैक्सिमम 90 डेज के लिए इनको रजिस्ट्रेशन मिलता है। और फर्दर अगर प्रॉपर ऑफिसर को सफिशिएंट काज मिले तो इनको एक्सटेंशन भी मिल सकता है, कितने दिन का, 90 डेज का मिल सकता है। और इनकी जितनी भी टैक्स लायबिलिटी रहेगी वो एस्टिमेटेड करके एडवांस में इनको पेमेंट करना पड़ेगा। और क्या पड़ा था, एडवांस में इनको टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। और जो एनआरटीपी रहेगा उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कौन सा रहेगा, REG09 में उसको अप्लाई करना पड़ेगा। और इनका रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड रहेगा, 90 डेज तक वैलिड रहेगा। ये सब सर बातें अपन ने इसमें सेक्शन 27 में पढ़ लिया है। अब इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर 90 डेज तक वैलिड रहेगा, बट अगर उसके बाद भी मतलब करना है या फिर उसके बाद भी करना है तो फिर दोबारा वो से। कर दिया, वो करना है, हैं? क्या बोल रहे हो? क्योंकि अगर 90 डेज से ज्यादा के लिए चाहिए होगा तो। 90 डेज से ज्यादा के लिए मिलेगा ही नहीं उनको। एक तो मैं बता रखा है कि रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 डेज के लिए मिलेगा, लेकिन अगर उनके पास सफिशिएंट काज हो तो प्रॉपर ऑफिसर को अगर अच्छा लगे तो वो इनको एक्सटेंशन दे सकता है 90 डेज का ही। तो नॉर्मली सर तो इसका इनको फ्रेश कितने पीरियड के लिए मिलेगा, 90 डेज के लिए। और प्रॉपर ऑफिसर को अगर सफिशिएंट काज मिले और ये बोले कि मेरा ये रीजन है इस वजह से मेरे को एक्सटेंशन चाहिए, तो 90 डेज का ही एक्सटेंशन और मिल सकता है इनको। सर इसका ये मतलब है कि एनआरटीपी जो है वो मिनिमम 90 डेज के लिए आकर बिजनेस कर सकता है मैक्सिमम। हाँ, नॉर्मली या तो 90 डेज के लिए या फिर जितने टाइम पीरियड उसने प्रेस्क्राइब किया है। जैसे कोई एनआरटीपी है उसने बोल ही दिया कि मेरे को 50 दिन या 2 महीने ही करना है बिजनेस, तो या तो 2 महीने या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 डेज के लिए। इन दोनों में से जो अर्लियर रहेगा वहां तक वो बिजनेस कर पाएगा। ठीक है सर ठीक है। और अगर उनको ज्यादा टाइम पीरियड के लिए करना है तो प्रॉपर ऑफिसर से क्या करवाना पड़ेगा, एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। बट विथ सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। हाँ, सफिशिएंट कोज होगा तभी वो एक्सटेंशन दिया जाएगा, वैसे नहीं, नॉर्मली नहीं दिया जाएगा। ओके सर ठीक है। और कोई डाउट है तो पूछो सीटीपी एनआरटीपी में। नो सर। अब उसके बाद देखो सीटीपी और एनआरटीपी में डिफरेंस बता रखा है क्या होता है।
तो सीटीपी एनआरटीपी का जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जो सीटीपी होता है वो इंडिया का रेजिडेंट होता है और एनआरटीपी इंडिया का नॉन रेजिडेंट होता है। सीटीपी जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी ओकेजनली बिजनेस करने जाता है और एनआरटीपी दूसरी कंट्री में बिजनेस करने जाता है। जैसे कोई फॉरेन का यहाँ इंडिया में आ गया ओकेजनली बिजनेस करने के लिए। तो देखो क्या बताया, टैक्सेबल सप्लाई टू बी इफेक्टेड ओनली आफ्टर द इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जिस दिन उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है ना उसके बाद उसकी टैक्स लायबिलिटी इफेक्ट हो जाती है। सच पर्सन शैल मेक टैक्सेबल सप्लाई ओनली आफ्टर द इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सीटीपी और एनआरटीपी को जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिलेगा उसी के बाद वो टैक्सेबल सप्लाई कर पाएंगे। अब देखो डिफरेंस क्या बताया है। सबसे पहले सीटीपी में बता रहा है अपन को कि सीटीपी मीन्स ए पर्सन, एक पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक, जो क्या करता है ओकेजनली अंडरटेक करता है ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ बिजनेस, जो ओकेजनली बिजनेस में क्या कर रहा है सप्लाई कर रहा है, वेदर एज ए प्रिंसिपल एजेंट, या तो वो प्रिंसिपल के रूम में कर रहा है या फिर एजेंट के रूम में कर रहा है या फिर एनी अदर कैपेसिटी में कर रहा है। या तो हो सकता है जैसे मैं राजस्थान का हूँ तो मैं दिल्ली में खुद प्रिंसिपल मैं बिजनेस कर लूँ, या मेरा कोई एजेंट है या फिर मेरा एनी अदर कोई कैपेसिटी में मैं बिजनेस कर लूँ। इन ए स्टेट और यूटी, उस स्टेट और यूटी में कर रहा हूँ जहाँ पे वेयर ही हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहाँ पे उस पर्सन का क्या नहीं है फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। ठीक है। यस सर। दूसरा बता रहा है एनआरटीपी मीन्स एनी पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और बहुत जो गुड्स और सर्विस की क्या कर रहा है ओकेजनली सप्लाई कर रहा है, वेदर एज या तो प्रिंसिपल के तौर पे या फिर एजेंट के तौर पे या फिर एनी अदर कैपेसिटी के रूम में। तो वो क्या माना जाएगा एनआरटीपी। बट हु हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस इन इंडिया, लेकिन उसका क्या नहीं होना चाहिए फिक्स प्लेस और नहीं होना चाहिए इंडिया में बिजनेस का, और ना ही वो इंडिया का क्या होना चाहिए रेजिडेंट होना चाहिए, तो उसे क्या माना जाएगा एनआरटीपी माना जाएगा। यस सर। उसके बाद देखो क्या बताया, ही हैज पेन, जो सीटीपी होता है उसके पास क्या होना जरूरी है पेन होना जरूरी है। CTP पास पता है पेन होगा ही होगा, लेकिन आरटीपी के पास पेन होना जरूरी नहीं है। तो अगर उसके पास पेन नहीं होगा तो वो रजिस्ट्रेशन किस बेस पे कराएगा, उसको जो रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा वो अदर डॉक्यूमेंट के बेस पे दिया जाएगा। लाइक हो सकता है पासपोर्ट हो गया उसका वीजा हो गया, तो उस बेस पे उसको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। He does not have a pen, a NRTP. If having pen may take registration as a CTP. अगर NRTP के पास पेन तो CTP के रूम में रजिस्ट्रेशन ले सकता है, अगर पेन नहीं है तो वो अदर डॉक्यूमेंट के बिहार पे NRTP के रूम में रजिस्ट्रेशन ले लेगा। सीटीपी को तो कौन से फॉर्म में अप्लाई करना पड़ता है, सीटीपी को तो REG 0 जो नॉर्मल अपना फॉर्म होता है उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और एनआरटीपी के लिए अपने पास स्पेशल फॉर्म आया था REG 09, उसको REG 09 में इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई करना पड़ेगा। सीटीपी रहेगा वो क्या करेगा, जो भी बिजनेस करेगा वो अपने इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करेगा। मतलब मेरा जैसे फॉर एग्जांपल मेरा राजस्थान में कपड़े का बिजनेस है, अब मैं कुछ टाइम पीरियड के लिए ओकेजनली अगर दिल्ली में जा रहा हूँ तो जो सप्लाई करूंगा वो सप्लाई क्या होनी चाहिए ओकेजनली मेरी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने दिल्ली में जाकर वहां पे 1 लाख रुपए की तो मेरे जो मेरा बिजनेस है जैसे कपड़े का बिजनेस, 1 लाख रुपए की तो मैंने मेरे कपड़े की सप्लाई कर दी। अब कुछ टाइम बाद मेरे को 5-10 दिन बाद पता चला कि मेरे पास कोई फंड नहीं है, पैसे नहीं है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ वहां पे जैसे मेरा पर्सनल कोई लैपटॉप है या फिर मेरी कोई पर्सनल बाइक है, जैसे 50,000 रुपए की बाइक बेच दी मैंने, तो 50,000 रुपए की बाइक बेच दी तो वो क्या नहीं होगी, वो सीटीपी में टैक्सेबल सप्लाई नहीं होगी। मतलब जो भी सप्लाई कर रहा है वो क्या होनी चाहिए उसके इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। तो ये देखो बाइक है ये मेरी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस सप्लाई नहीं है, ये मेरी एसेट्स है, तो इसकी सप्लाई पे जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। और अगर मैं मेरा बिजनेस 1 लाख रुपए का जैसे कपड़ा बेचा तो उस पे जितनी भी जैसे 10% टैक्स रेट है तो 10% टैक्स मेरे को पे करना पड़ेगा। ओके सर ठीक देयर है। इज नो सच रिक्वायरमेंट, जबकि एनआरटीपी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसने जो भी सप्लाई किया उस पर टैक्स देना ही पड़ेगा। ही हैज टू फाइल नॉर्मल GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3 भी,
जो सीटीपी होता है उसको नॉर्मली जो भी रिटर्न फाइल करने होते हैं वो नॉर्मल फाइल करने होते हैं, GST-R1, GST-R2, GST-R3 भी, ठीक है। जबकि जो एनआरटीपी रहता है उसको एक स्पेसिफाइड रिटर्न बनना पड़ता है, उसको स्पेशली रिटर्न बनना पड़ता है। कौन से फॉरम में? GST-R5 में उसको रिटर्न बनना पड़ता है। जो एनआर सीटीपी होता है वो आरटीसी क्लेम कर सकता है जितनी भी उसने इनवर्ट सप्लाई की है, और एनआरटीपी को आपको पता है उसको आईटीसी नहीं मिलेगी। आईटीसी यस। कौन से केस में नहीं मिलेगी? अगर उसने इंडिया से कुछ खरीदा है तो आईटीसी नहीं मिलेगी, और अगर वो अपने साथ लेकर आए तो उसको आईटीसी मिल जाएगी। यहाँ ओके तक सर। सीटीपी और एनआरटीपी में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। नो सर। सर सीटीपी सीटी एनआरटीपी एक ऐसा पर्सन है ना जो इनकम अर्न होने से पहले टैक्स पे करता है। हाँ बिल्कुल, टैक्स पे करना पड़ेगा इनको एडवांस में। ठीक है सर। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस बताई ये इम्पोर्टेंट है, इनमें देखो कई सारे इम्पोर्टेंट चीजें आ गई। सबसे पहला तो इसका मीनिंग आ गया। मीनिंग का सीटीपी एनआरटीपी का मीनिंग क्या हुआ कि सीटीपी तो वो रेजिडेंट तो है, लेकिन उस स्टेट या फिर यूटी में उसका फिक्स प्लेस नहीं है बिजनेस का। जैसे मेरा दिल्ली में कोई फिक्स प्लेस नहीं है, तो मैं वहां पे अगर बिजनेस करने जा रहा हूँ तो मैं क्या माना जाऊंगा? सीटीपी माना जाऊंगा। अब अगर मैं इंडिया का नहीं हूँ, मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल दुबई का हूँ, दुबई से आया हूँ, तो इसी सिचुएशन में मेरा अगर दिल्ली में बिजनेस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो इसी सिचुएशन में मैं एनआरटीपी कंसिडर किया जाऊंगा। दूसरा अपन ने क्या पूछा कि जो सीटीपी होगा उसको तो पेन के बेस पे रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, जबकि एनआरटीपी के पास अगर पेन नहीं है तो वो अदर डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। तीसरा मैंने बताया कि जो सीटीपी होता है उसको रजिस्ट्रेशन के लिए REG0 फाइल करना पड़ता है, और जो एनआरटीपी होता है उसको REG09 फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए। चौथा अपन ने इसमें क्या पढ़ा कि जो सीटीपी होगा वो कौन सी सप्लाई करेगा? केवल इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस सप्लाई करेगा तो ही उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, अदरवाइज टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। जबकि एनआरटीपी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब इसको एवरी सप्लाई पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल मैंने बताया इस बात का कि जैसे मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, अब दिल्ली में मैं ओकेजनली सप्लाई कर रहा हूँ, तो अब वहां पे अगर मैंने 10 लाख रुपए का कपड़े की सप्लाई की, तो 10 लाख पे जैसे फॉर एग्जांपल 18%, 1,80,000 रुपए का मेरे को जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास वहां पे देखो फंड की कमी हो गई, मेरे को फंड जुटाना है। तो अब ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा? ऐसी सिचुएशन में मैंने क्या किया, मेरी जो पर्सनल कोई लैपटॉप या फिर मेरी बाइक वगैरह थी उसको मैंने बेच दिया, तो ऐसी सिचुएशन में उस पर मेरे को जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। मतलब इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मैंने जो सप्लाई किया उसी पे मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा। चौथा अपन ने इसमें देखा कि जो सीटीपी होता है उसको GST-R1, 2 और 3 भी फाइल करना पड़ता है। रिटर्न रिटर्न के फॉर्म में GST-R1, 2 और 3 ये फाइल करने पड़ेंगे, जबकि एनआरटीपी को कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? GST-R5 फाइल करना पड़ेगा। और सीटीपी ने कोई भी अगर इनवर्ट सप्लाई किया तो इनवर्ट सप्लाई पे उसको क्या मिल जाएगा? आईटीसी मिल जाएगा। जबकि एनआरटीपी ने कोई भी इंपोर्ट किया गुड्स या सर्विस का तो उसको आईटीसी उस केस में मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बोलो आप कोई डाउट है तो। नो सर। अब उसके बाद देखो अपना सेक्शन आ रहा है 28। 28 अपन को किस बारे में बता रहा है? अमेंडमेंट के बारे में। आगे अपना सेक्शन आ रहा है 28। 28 सेक्शन अपन को बताएगा अमेंडमेंट के बारे में। अमेंडमेंट का मतलब क्या हो गया? जो भी टैक्सेबल पर्सन ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, अगर अब उसके किसी भी चीज में अगर कोई भी चेंज करना हो, जैसे रजिस्ट्रेशन में चेंज करा, वो अपने मोबाइल नंबर चेंज करना चाह रहा है, या फिर ईमेल वगैरह में कोई चेंज है, या फिर रजिस्टर्ड प्लेस है उसमें चेंज हो रहा है, तो वो चेंज किस प्रकार से करेगा? मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसमें चेंज कैसे करना है अपन को, वो बता रहा है। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन में कोई अमेंडमेंट करना हो तो वो कैसे करेंगे? सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखो 28 स्पीड वैसे कुछ ज्यादा नहीं है ना? नो सर ठीक है। ओके, तो अब देखो इसमें क्या बताया 28 में रजिस्ट्रेशन के बारे में। द प्रोविजन रिलेटिंग टू अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर एज अंडर।
जो भी अमेंडमेंट के प्रोविजन है वो अपन को नीचे बता रहा है कौन कौन से प्रोविजन है। सबसे पहला आ रहा है चेंज इन इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम में फाइल की थी उनसे इंफॉर्मेशन में अब क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या फिर यूआईएन नंबर है, या तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में चेंज कर रहे हैं या फिर यूआईएन में चेंज कर रहे हैं। जो भी प्रॉपर ऑफिसर को हमने फाइल किया था, फर्निश किया था, उसमें अब क्या कर रहे हैं, चेंज करने जा रहे हैं। तो अब देखो चेंज कैसे करना है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, प्रत्येक रजिस्टर्ड पर्सन एंड पर्सन टू हुम एन यूआईएन, या फिर वो पर्सन जिसके पास क्या है, यूआईएन है, हैज बीन असाइंड शैल इन्फॉर्म, वो क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा किसको, द प्रॉपर ऑफिसर को। जो भी प्रॉपर ऑफिसर है उसको इन्फॉर्म कर देगा, किसके लिए करेगा, ऑफ एनी चेंजेज इन द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम किसने, या तो रजिस्टर्ड पर्सन ने या फिर उस पर्सन ने, यूआईएन ने, अगर रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम जो भी इंफॉर्मेशन उसने सबमिट की थी, उस इंफॉर्मेशन में अब क्या कर रहा है, वो चेंज करना चाह रहा है। तो चेंज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और सब्सिक्वेंट, या तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में वो क्या कर देगा, इन्फॉर्म कर देगा, या फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम उसको पता नहीं चला, बाद में उसको पता चला कि ये मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, तो वो बाद में सब्सिक्वेंट क्या कर सकता है, उसको प्रेस कराए फॉरम में विद इन 15 डेज फ्रॉम सच चेंज। उस चेंज के अगले 15 दिन में वो किसको इन्फॉर्म कर देगा, वो प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज 1 अक्टूबर को मेरे को पता चला कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन है उसमें मोबाइल नंबर गलत है, या फिर ईमेल वगैरह गलत है, या रजिस्टर्ड पैलेस गलत है। तो जिस दिन मैंने वो चेंज का पता चला उसके अगले दिन में मेरे को क्या करना पड़ेगा, चेंज के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, या फिर जो प्रॉपर ऑफिसर रहेगा उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। 15 दिन में, जिस दिन वो चेंज करवाना चाह रहा हूँ मैं, उसके अगले 15 दिन में मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मेरे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में ये चेंज करना है। अब ओके जैसे मैंने इन्फॉर्म तो कर दिया प्रॉपर ऑफिसर को, अब वो क्या करेगा, जो भी मैंने एप्लीकेशन लगाई है उसको, या तो वो उसको अप्रूव करेगा या फिर उसको रिजेक्ट करेगा। तो देखो कैसे अप्रूव और रिजेक्ट करेगा वो। अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ ए अमेंडमेंट, जो भी मैंने अमेंडमेंट के लिए अप्लाई किया या तो वो उसको अप्रूव कर देगा या फिर रिजेक्ट कर देगा। द प्रॉपर ऑफिसर में कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अबोव अबोव। जो भी मैंने इंफॉर्मेशन ऊपर फर्स्ट पॉइंट में आपको बताई थी वो फर्निश किए हैं, उनके बिहाफ पे वो क्या कर सकता है, उनके बेसिस पे अबोव और एज असर्टेन बाय हिम, या फिर उसके द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन असर्टेन की गई है बाय हिम अप्रूव, तो वो क्या करेगा, या तो अप्रूव कर देगा उस रजिस्ट्रेशन में, या फिर उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा उस अमेंडमेंट को इन द रजिस्ट्रेशन। जो भी रजिस्ट्रेशन में मैं अमेंडमेंट करवाना चाह रहा हूँ, या तो वो उसको अप्रूव कर देगा या फिर रिजेक्ट कर देगा। पर्टिकुलर इन सच मैनर एंड विद इन सच पीरियड एज में बी प्रेस्क्राइब। जो भी प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में वो क्या कर देगा, या तो उस अमेंडमेंट को चेंज कर देगा या फिर उसको रिजेक्ट कर देगा कि मैं ये अमेंडमेंट नहीं कर रहा। ठीक है। यस सर। अब उसके बाद आ रहा है कि अगर वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई किया कि ये अमेंडमेंट करना है और वो रिजेक्ट कर रहा है इस चीज को, तो रिजेक्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, मेरे को एक बीइंग हियर्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देगा, मतलब सुनवाई का मौका देगा मेरे को। तो देखो क्या बताया, द प्रॉपर ऑफिसर शैल नॉट रिजेक्ट, प्रॉपर ऑफिसर शैल नॉट रिजेक्ट, वो रिजेक्ट नहीं कर सकता द एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट। जो भी मैंने अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन लगाई है उसको वो क्या नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता। इन द रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर विदाउट गिविंग द पर्सन टू द पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड। उस रजिस्टर्ड पर्सन को सुनवाई का मौका दिए बिना वो क्या नहीं कर सकता, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। मतलब रिजेक्ट यस सर। करने के लिए उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देना ही पड़ेगा। अगर ये दे दिया तो फिर अपन चाहे तो वो प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है, उस एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। दूसरा अब इसमें बता रहा है कि रिजेक्शन और अप्रूवल, कि अगर कोई भी एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी में मैंने क्या करवाया है, कोई भी अमेंडमेंट करवाया है, तो वो किस पे एप्लीकेबल हो जाएगा, वही अमेंडमेंट अपना सीजीएसटी पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है।
रिजेक्शन या फिर अप्रूवल अमेंडमेंट अंडर एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी। अगर मैं कोई भी या तो एसजीएसटी में या फिर यूटीजीएसटी में क्या करवा रहा हूँ, अमेंडमेंट करवा रहा हूँ, तो उसको क्या माना जाएगा, या तो डिम्ड रिजेक्शन माना जाएगा या फिर डिम्ड अप्रूवल माना जाएगा। किसमें, सीजीएसटी में। अप्रूव हो गया एसजी में तो अप्रूव माना जाएगा सीजी में, रिजेक्ट हो गया एसजी या यूटी में तो रिजेक्ट माना जाएगा सीजीएसटी में। ठीक है। यस सर। any rejection or approval of amendment under the SGST Act और UTGST Act। अगर कोई भी अमेंडमेंट किया गया किसमें, या तो SGST एक्ट में या फिर UTGST एक्ट में, एज द केस में बी शैल बी डीम्ड टू बी रिजेक्शन और अप्रूवल अंडर दिस एक्ट, तो उसे किस में माना जाएगा, सीजीएसटी में भी उसे या तो रिजेक्ट या फिर अप्रूव्ड हुआ माना जाएगा। बोलो यहाँ यस तक कोई सर। डाउट है तो 28 में। नो सर। अब उसके बाद देखो अपना सेक्शन 29 आ रहा है। 29 अपन को किस चीज के बारे में बताएगा, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाने के बारे में बताएगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है। अब वो रजिस्ट्रेशन मेरा जो कैंसिल हो रहा है वो दो टाइप से हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो वो दो टाइप से हो सकता है। एक तो किस टाइप से, एक तो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो ऑन मोशन कर सकता है। अगर खुद को ऐसा लगे कि इसका रजिस्ट्रेशन मेरे को कैंसिल करना चाहिए तो वो क्या कर सकता है, ऑन मोशन अपने भी यहाँ पे वो मेरे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। दूसरा दूसरा जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, जैसे मैं हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एप्लीकेशन लगा के मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं सेक्शन 22 में कवर हो रहा था तो मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था, या फिर 24 में कवर हो रहा था तो मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था। अब मैं उन दोनों सेक्शन में कवर नहीं हो रहा हूँ, मतलब ना तो 24 में मेरे को वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना है, और ना 22 में मेरा एग्रीगेट जो टर्नओवर है वो लिमिट को एक्सीड कर रहा है। तो इसी सिचुएशन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाना चाह रहा हूँ। या फिर अगर मैं नहीं चाह रहा, प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगे कि इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर देना चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, खुद के मोशन पे क्या कर सकता है, उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा। अगर उसके पास उसको ऐसा लगे कि इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहिए तो वो खुद के बिहाफ पे कैंसिल कर देगा। ओके सर, ठीक है। या फिर दूसरा जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो क्या कर लेगा, एप्लीकेशन लगा के अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा देगा। अब देखो कैसे कैंसिल होगा, किस प्रकार से अप्लाई वगैरह करना पड़ेगा। सबसे पहले आ रहा है सेक्शन 29, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आइदर स्यू मोटो, या तो वो जो कैंसिल हो रहा है रजिस्ट्रेशन मेरा वो स्यू मोटो हो रहा है, या फिर और एन एप्लीकेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन, या फिर रजिस्टर्ड पर्सन क्या कर रहा है, एप्लीकेशन फाइल करके उसको कैंसिल करवा रहा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ऑन मोशन की। अगर ऑन मोशन पे क्या होगा कि प्रॉपर ऑफिसर को अगर ऐसा लगे कि इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए तो वो क्या कर देगा, सेक्शन 29(1) में वो खुद ही ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। दूसरा कि मैं एप्लीकेशन लगा दूं, एप्लीकेशन किस वजह से लगा सकता हूँ, जैसे अपने पास कुछ रीजन आएंगे, या तो मेरा बिजनेस बंद हो गया, या फिर मैंने मेरा बिजनेस बेच दिया, डिमर्जर मर्जर वगैरह हो गया, तो इसी सिचुएशन में मैं क्या करवा रहा हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले आ रहा है देखो, द प्रॉपर ऑफिसर में, प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है, मे कर सकता है आइदर ऑन हिज मोशन, या तो वो खुद की इच्छा से मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, और ऑन एन एप्लीकेशन फाइल, या फिर जो भी पर्सन है उसके द्वारा एप्लीकेशन फाइल कर दी जाती है तो फिर वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा, बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, या तो वो खुद कर देगा रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन खुद एप्लीकेशन करने में एबल नहीं है तो उसका लीगल हायर कर देगा। लाइक हो सकता है कि रजिस्टर्ड पर्सन की कोई डेथ हो गई हो, इंसॉल्वेंट हो गया हो, या फिर वो पागल लिनार्टिक वगैरह हो गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो कौन फाइल कर देगा, उसका जो भी लीगल हायर होगा, लीगल गार्जियन होगा, वो उसकी उस केस में एप्लीकेशन फाइल कर देगा। किसके लिए, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाने के लिए। अब अपन को बता रहा है सर्कमस्टांसेज कि ऐसे ऐसे कौन कौन सी सर्कमस्टांसेज हैं जिनके बेस पे अपन रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है। तो ऑन मोशन में तो मैंने आपको बता दिया कि वो खुद अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है, अगर उसको ऐसा लगे कि रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना चाहिए तो वो कैंसिल कर देगा डायरेक्टली। अब अगर वो नहीं करना, वो पर्सन खुद करवाना चाह रहा है,
तो वो कैसे करेगा, एप्लीकेशन लगाएगा। एप्लीकेशन कौन लगाएगा, या तो रजिस्टर्ड पर्सन खुद लगा देगा, जैसे मैं खुद लगा दूं, या फिर मेरी डेथ, या फिर मैं इंसॉल्वेंट या फिर पागल हो गया, तो इसी सिचुएशन में मेरा जो भी लीगल हायर रहेगा वो क्या कर देगा, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाने के लिए जो भी मैनर बताया गया है, जो भी प्रेस्क्राइब मैनर है, प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में क्या कर देगा, एप्लीकेशन फाइल कर देगा और रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा देगा। तो अब बता रहा है कि सबसे पहले कि कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाया जा सकता है। तो देखो कौन कौन से आ रहे हैं। द रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल्ड हैविंग रिगार्ड टू द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस वेयर। इन सर्कमस्टांसेस में क्या किया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। सबसे पहला आ रहा है द बिजनेस हैज बीन। बिजनेस हैज बीन मतलब हो गया हो, बिजनेस क्या हो गया हो, या तो डिसकंटिन्यू हो गया हो, मेरा बिजनेस ही बंद हो गया हो, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी रहेगा। मेरा भाई बिजनेस ही बंद हो गया तो मैं अभी इतने लीगल कंप्लायंस कैसे पूरा करूं, उनमें देखो खर्चा भी आता है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल करवा दूंगा। दूसरा, ट्रांसफर कर दिया मैंने, मेरा जो भी बिजनेस है वो ट्रांसफर कर दिया फुल्ली फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर, या तो मेरी डेथ हो गई या फिर एनी अदर कोई रीजन से मैंने क्या कर दिया, मेरे बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफर कर दिया तो भी मेरे को मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना पड़ेगा। तीसरा आ रहा है अपना अमलगमेटेड विद अदर लीगल एंटिटी, या फिर मेरे बिजनेस का कोई अदर लीगल एंटिटी है, कोई कंपनी या फर्म, उसके साथ क्या हो गया हो, अमलगमेशन हो गया हो, तो भी मेरे को मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना पड़ेगा। तीसरी बात बता रहे अपन को डिमर्जर, डिमर्जर हो गया हो मेरे बिजनेस का, तो भी मेरे को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना पड़ेगा। चौथा आ रहा है अपने पास के अदरवाइज डिस्पोज, या तो कोई डिस्पोजल हो गया हो या फिर एनी अदर कोई रीजन है, तो उस वजह से क्या करवा सकता हूँ, मैं एप्लीकेशन लगा सकता हूँ और मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकता हूँ। ठीक है, ये तो पढ़ लिया ए पॉइंट के सर्कमस्टांसेस। अब बी पॉइंट में देखो क्या सर्कमस्टांस बता रहा है, देयर इज एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। अगर मेरे बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज का मतलब जैसे पहले मैं सोल प्रोप्राइटर था, अब मैंने उसको फर्म में बदल लिया या फिर कंपनी में कन्वर्ट कर लिया या फिर एलएलपी में कन्वर्ट कर लिया, तो इसी सिचुएशन में भी मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी रहेगा। यस। सी सी में क्या बताया है, द टैक्सेबल पर्सन अदर देन पर्सन रजिस्टर अंडर सेक्शन 25(3). 25(3) याद आ रहा है किसका पढ़ा था अपन ने? सर वो पढ़ा था क्या, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन तो 24 पढ़ा था अपन ने, 25(3) की बात कर रहा है यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन हाँ, सर, नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अरे वो 23 पढ़ा था, 25 में अपन ने नहीं पढ़ा था क्या प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन की, उसमें 25 थर्ड क्लोज अपना आया था कि उसका वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन का, यस सर, यस सर। वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन का, तो अब उसी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। द टैक्सेबल पर्सन अदर देन द पर्सन, जिसने वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन करवाया उसके अलावा अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, टैक्सेबल पर्सन है, अदर देन द पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25(3). 25(3) में कौन आता है, जिसने वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसके अलावा अगर कोई पर्सन है तो इज नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। अब अगर वो 22 और 24 के दायरे से बाहर हो रहा है, मतलब उसका जो टर्नओवर है वो भी कम हो गया, या फिर उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन था वो भी अब हट गया, तो इसी सिचुएशन में क्या कर सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कौन कौन से सर्कमस्टांसेज में कैंसिल किया जा सकता है, या तो मेरा बिजनेस क्या हो गया, डिसकंटिन्यू, मर्जर है, डिमर्जर या अमलगमेशन हो गया हो, या फिर ट्रांसफर कर दिया हो, तो दूसरी सिचुएशन की मेरे बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज हो गया हो तो भी मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तीसरी सिचुएशन आ गई अपने पास कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी टैक्सेबल पर्सन जो 22 और 24 के दायरे से बाहर हो गए हो, मतलब उनमें अब वो कवर नहीं हो रहा हो, उनमें अगर वो कवर नहीं हो रहा हो तो वो क्या कर सकता है, उसका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो ये लास्ट पॉइंट सी पॉइंट बता दीजिए फिर से। सी पॉइंट में बताया कि कोई भी टैक्सेबल पर्सन है, टैक्सेबल पर्सन कौन सा, जो 25(3) के अलावा है। 25(3) में कौन आ गया, जिसने वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन करवाया है, ठीक है ना,
वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाया तो उसका तो देखो 22 और 24 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 22 में उसका तो ऑलरेडी उसका टर्नओवर कम था ना, क्योंकि उसने खुद यस। ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाया है। 24 में वो वैसे कवर नहीं हो रहा। तो अब अगर उसके अलावा जो अदर टैक्सेबल पर्सन है, उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो अगर 22 और 24 में कवर नहीं हो रहे हैं ना, तो भी वो उनका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब अब वो 22 और 24 से बाहर हो गए, उनका जो टर्नओवर है वो भी कम हो गया और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन से भी बाहर हो गए, तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। ओके सर, ठीक है। अब दूसरा 29 का सेकंड क्लोज आ रहा है अपने पास, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। अब क्या कर रहा है वहां पे, तो अपन ने देखो ऊपर तो पढ़ लिया कि हमने क्या किया, अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवा दिया। जो भी यस टैक्सेबल पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने एप्लीकेशन लगा के अपना कैंसिल करवा दिया रजिस्ट्रेशन। अब उस 29(2) में क्या बता रहा है कि प्रॉपर ऑफिसर खुद ही कर रहा है, अपने बिहाफ पे कैंसिल कर रहा है। तो वो किस बिहाफ पे कर सकता है, कौन कौन से ऐसे रीजन है जिनके बिहाफ पे वो कैंसिल कर सकता है। तो देखो, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर रीजन देयर ऑफ, अगर उसको रीजन लगे, कौन कौन से रीजन जो अपन को नीचे बता रखे हैं वो रीजन है, तो वो कैंसिल कर सकता है। जैसे सबसे पहला, जैसे प्रॉपर ऑफिसर में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन के, फ्रॉम सच डेट, उस डेट से, इंक्लूडिंग एनी रेट्रोस्पेक्टिव डेट एज ही में डीम फिट, जिस डेट को उसको ऐसा लगे कि आज मेरे को इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए, उसी डेट को वो क्या कर देगा, रजिस्ट्रेशन मेरा कैंसिल कर देगा। अब देखो क्या क्या रीजन बता रहा है। सबसे पहला आ रहा है, ए रजिस्टर्ड पर्सन हैज कॉन्ट्रावेंस, अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, उसने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, कोई भी कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, किसका, सच प्रोविजन ऑफ द एक्ट और द रूल मेड देयर अंडर, या तो मैंने जीएसटी के किसी भी एक्ट का मैंने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, किसी भी प्रोविजन का, या फिर कोई भी रूल था उसका मैंने क्या कर दिया, कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, तो मेरा रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लाइक हो सकता है मैंने कोई भी आईटीसी वगैरह लेने में मैंने डिफॉल्ट कर दिया हो, या फिर मैंने टैक्स का पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर दिया हो, या फिर एनी अदर कोई डिफॉल्ट किया है, कोई भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावेंट किया है, तो मेरा रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ही डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस, अब अगर मेरा वो रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो गया है, तो मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, ही डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे मैं पहले बिजनेस करता था अब वहां से क्या नहीं कर पाऊंगा, मैं मेरा बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। दूसरा, या इसमें ये बता रहा है ही डज नॉट कंडक्ट, वो कंडक्ट नहीं कर रहा है एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस फ्रॉम डिक्लेयर प्लेस ऑफ, जहाँ पे उसने रजिस्ट्रेशन में बताया था कि मेरा बिजनेस यहाँ पे, वहां से वो कोई बिजनेस ही नहीं कर रहा है, तो भी मेरा कैंसिल कर देगा वो। ही इश्यू इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, या फिर मैंने क्या किया, मैंने गुड्स या सर्विस की तो सप्लाई नहीं की, और आईटीसी की लेने के चक्कर में मैंने क्या कर दिया, फर्जी बिल बना दिया, फर्जी इनवॉइस या फिर बिल इश्यू कर दिया, तो भी मेरा क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ही इश्यू इनवॉइस, मैंने इनवॉइस इश्यू कर दिया या फिर बिल इश्यू कर दिया, विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, बिना कोई गुड्स या सर्विस की सप्लाई किए ही मैंने क्या कर दिया, इनवॉइस या फिर बिल इश्यू कर दिया, इन वोलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और इस एक्ट के प्रोविजन को क्या कर दिया, वोलेट कर दिया, तो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तीसरी सिचुएशन बता रहा है, ही वोलेट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 171 ऑफ द एक्ट और द रूल मेड देयर अंडर, या फिर मैंने 171, ये अपने लिए यूजफुल नहीं है, 171 के प्रोविजन को मैंने क्या कर दिया, कॉन्ट्रावेंशन कर दिया है, तो भी मेरा रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट में अपन ने क्या पढ़ा कि अगर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि जहां पे मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो मेरा रजिस्टर्ड प्लेस नहीं है, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं विदाउट गुड्स और सर्विस की सप्लाई किए भी नहीं क्या कर रहा हूँ, इनवॉइस और बिल इश्यू कर रहा हूँ। तीसरा, 171 के रूल या फिर प्रोविजन को कॉन्ट्रावेंट कर रहा हूँ, तो अगर इस प्रकार के डिफॉल्ट कर रहा हूँ तो वो क्या करेगा, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। ठीक है। उसके बाद आ रहा है बी। बी में देखो क्या बता रहा है, सेकंड क्लोज में बता रहा है, ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10,
सेक्शन 10 किसका होता है? सेक्शन 10 तो कॉम्पोजिशन, तो सेक्शन 10 किसका होता है? तो कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम का। तो अब देखो कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में ये क्या बता रहा है। ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10, अगर कोई पर्सन जो अंडर सेक्शन 10 में उसको टैक्स पे करना पड़ता है, मतलब उसको लोअर रेट से क्या करना पड़ रहा है, टैक्स पे करना पड़ रहा है। हैज नॉट फर्निश्ड, अगर उसने रिटर्न नहीं भरा 3 कॉन्सिक्यूटिव टैक्स पीरियड का, लगातार उसने 3 कॉन्सिक्यूटिव टैक्स पीरियड का उसने अगर रिटर्न नहीं भरा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंपोजिशन डीलर हूँ, अब अगर मैं लगातार 3 टैक्स पीरियड से मैं क्या नहीं भर रहा हूँ, मेरे रिटर्न नहीं भर रहा हूँ, तो इसी सिचुएशन में मेरा क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर लगातार 3 सालों से मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, रिटर्न नहीं भर रहा हूँ तो। उसके ओके बाद आ रहा है एनी रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ए पर्सन, अदर देन किसके, पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 29 टू बी। 29 टू बी में क्या आया था, 29 टू बी में, 29 टू बी में अभी भी अपन ने पढ़ा ना है कि जो कंपोजिशन स्कीम वाला, तो कंपोजिशन स्कीम के कंपोजिशन डीलर के अलावा अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, वो हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न, अगर उसने लगातार 6 महीने से रिटर्न नहीं भरा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ कंपोजिशन डीलर नहीं हूँ, अगर कंपोजिशन डीलर हूँ तो लगातार 3 साल का मेरा रिटर्न देखा जाएगा। अगर मैं अदर देन कंपोजिशन डीलर हूँ, तो मैंने अगर अगले पिछले लगातार 6 महीने से रिटर्न नहीं भरा, तो भी मेरा रजिस्ट्रेशन क्या कर देगा, प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर देगा। एनी पर्सन हु है टेक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, या फिर कोई भी पर्सन जिसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रखा है अंडर सेक्शन 25(3), 25(3) में अपन को वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। हैज नॉट कमेंस बिजनेस विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसने जिस दिन रजिस्ट्रेशन करवाया उसके अगले 6 महीने में उसने अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन, अगर मैंने कोई जो भी रजिस्ट्रेशन लिया वो किस रूप में लिया है, कोई भी फ्रॉड या फिर विलफुल मिस स्टेटमेंट या फिर सुपरेशन ऑफ फैक्ट, मैंने गलत फैक्ट के आधार पे मैंने रजिस्ट्रेशन लिया है, या फ्रॉड करके मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, या फिर गलत सूचनाओं से मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो भी प्रॉपर ऑफिसर मेरा क्या कर देगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। ये देखो इन इन बातों के बिहाफ पे क्या कर देगा, प्रॉपर ऑफिसर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। है समझ में? यस सर। कोई भी टॉपिक में डाउट है किसी भी पॉइंट में तो आप पूछ सकते हो। चल इसमें प्रॉपर ऑफिसर खुद से कैंसिल करेगा ना, अगर उसको ये सही खुद से चीजें। कैंसिल करेगा। हाँ, ये जो अपन ने रीजन पढ़े ना, ये ही रीजन है, अगर प्रॉपर ऑफिसर को इनमें से कोई रीजन मिल गया ना, तो वो अपन को बताएगा नहीं, ऑटोमेटिक अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। ये रीजन बताएं, जैसे रीजन हो गया कि मैंने कोई भी रजिस्ट्रेशन लिया वो फ्रॉड करके ले लिया, गलत मैंने डॉक्यूमेंट से ले लिया, या फिर मैंने गलत फैक्ट के आधार पे रजिस्ट्रेशन लिया है, तो अगर ये प्रॉपर ऑफिसर को पता चला कि मैंने गलती से या फिर फ्रॉड करके रजिस्ट्रेशन करवाया, तो वो मेरा कैंसिल कर देगा। या फिर उसको पता चला कि मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन मैंने जिस दिन रजिस्ट्रेशन करवाया उसके अगले 6 महीने में मैंने मेरा बिजनेस ही स्टार्ट नहीं किया, तो भी मेरा कैंसिल कर देगा। तीसरा, अगर उसको ऐसा लगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंपोजिशन डीलर हूँ, तो कंपोजिशन डीलर अगर लगातार 3 साल से अपना टैक्स रिटर्न नहीं भरा, 3 साल का रिटर्न नहीं भरा, तो उसका रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल कर देगा। अगर मैं कंपोजिशन डीलर के अलावा और कोई पर्सन हूँ, रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, तो अगर मैं पिछले 6 महीने से लगातार 6 महीने से रिटर्न नहीं भर रहा हूँ, तो भी मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। या फिर उसको ऐसा लगता है कि मैंने कोई भी अदर मिस्टेक की है, लाइक हो सकता है कि मैंने मेरा बिजनेस वो गलत प्लेस पे कर रहा हूँ, या फिर मैंने फर्जी बिल वगैरह इश्यू कर दिए, इनवॉइस वगैरह इश्यू कर दिए फ्रॉड, या फिर मैंने 171 के प्रोविजन को कॉन्ट्रावेंट कर दिया। अगर इन प्रकार का रीजन उसको लगा, तो वो क्या कर देगा, मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देगा। अब बोलो यहाँ पे कोई डाउट है ओके तो। नो सर।
अब उसके बाद देखो अपन को क्या बता रहा है कि जो प्रॉपर ऑफिसर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा, वो कैंसिल करने से पहले क्या करेगा, मेरे को नोटिस देगा। एक नोटिस किसका देगा, मेरे को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड का मौका देगा, वो सुनवाई का मौका देगा। क्या बताएगा मेरे को कि आपका इस रीजन की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं। तो अब मैं देखो किस प्रकार से उसका रिप्लाई वगैरह करूंगा और क्या करूंगा। जैसे द प्रॉपर ऑफिसर शैल नॉट कैंसिल द रजिस्ट्रेशन विदाउट गिविंग द पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर। जो प्रॉपर ऑफिसर है वो अपॉर्चुनिटी का मौका दिए बिना क्या नहीं कर सकता, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं कर सकता। मतलब उस रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करना पड़ेगा, एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर देना ही पड़ेगा। अगर एक बार दे दिया तो उसके बाद वो क्या कर सकता है, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। ठीक है। ओके सर, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब उसके बाद एक जैसे आपको प्रैक्टिकली बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 20 को। ठीक है, 1 अक्टूबर 20 को मेरा जैसे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, तो हो सकता है कि इससे पहले 1 अक्टूबर से बाद तो देखो मेरी कोई टैक्स लाइबिलिटी रहेगी नहीं, मैं सप्लाई भी नहीं करूंगा और अनरजिस्टर्ड पर्सन हो गया तो मेरे को टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज की जैसे 1 अक्टूबर से पहले पहले कि अगर मेरे पास कोई भी लाइबिलिटी पेंडिंग पड़ी है, मतलब मेरा कोई भी टैक्स पेंडिंग पड़ा है, जैसे 10,000 रुपए का जीएसटी हो गया, 10,000 रुपए का एसजी हो गया, या फिर 10,000 रुपए का आईजी हो गया। अगर मेरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने से पहले कोई भी टैक्स लाइबिलिटी बाकी पड़ी है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा भाई, कि क्या वो भी मेरी खत्म हो जाएगी या फिर उस टैक्स लाइबिलिटी का मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। या दूसरा क्या बता रहा है कि 1 अक्टूबर को जिस दिन मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, उससे पहले मैंने कोई भी आईटीसी क्लेम कर रखी थी, मतलब जितना भी मेरे पास स्टॉक पड़ा था उस स्टॉक पे मैंने आईटीसी क्लेम कर रखा था, तो वो आईटीसी का मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो उन सब के बारे में अपना ये आ रहा है सेक्शन 29(3) और 4। ये अपन को बताएगा कि जो टैक्स लायबिलिटी रहेगी उसका क्या इफेक्ट होगा, और जो आईटीसी वगैरह है मेरे पास उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको देखो ध्यान से अच्छे से करना है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके सर। इसमें बता रहा है कि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉट टू इफेक्ट टैक्स लायबिलिटी। अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो मेरी टैक्स लायबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब मेरे को जितनी भी मेरी टैक्स लायबिलिटी पेंडिंग है उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा, इवन मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया हो तो भी। ठीक है। यस सर। अब पढ़ो, देखो इसमें क्या बताया। अगर देखो जो हेडिंग होता है वो थीम समझ में आ जाता है ना, तो फिर नीचे तो अपन को अंदर ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं होता, उसमें केवल अपन को रीडिंग लगाना पड़ता है अगर थीम समझ में आ गया तो द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट इफेक्ट। अगर सेक्शन 29 में रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है तो उसका शैल नॉट इफेक्ट, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा किस पे, द टैक्स लायबिलिटी ऑफ पर्सन, उस पर्सन की टैक्स लायबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो अब मैं टैक्स पे नहीं करूंगा, मतलब क्यों करूं मैं, जितना मेरा लाइबिलिटी पेंडिंग पड़ा है उतना तो मेरे को पे करना ही पड़ेगा, इवन मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल ही क्यों ना हो गया वो। तो क्या बताया है, द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट इफेक्ट, उसका इफेक्ट नहीं होगा द लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन, उस पर्सन की लाइबिलिटी पे टू पे टैक्स एंड अदर ड्यूज, उस पे अगर कोई भी टैक्स ड्यू चल रहा है या फिर एनी अदर कोई अमाउंट ड्यू चल रही है, हो सकता है कोई पेनल्टी या हो सकता है कोई इंटरेस्ट वगैरह ड्यू चल रहा है, तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसका नहीं पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का इफेक्ट नहीं पड़ेगा अंडर दिस एक्ट। या तो इस एक्ट में कोई ड्यू चल रहा है या फिर टैक्स पेंडिंग चल रहा है या फिर एनी अदर एक्ट में कोई चल रहा है मेरा, और टू डिस्चार्ज एनी ओब्लिगेशन, या फिर मैं डिस्चार्ज नहीं हो सकता, फ्री नहीं हो सकता किससे, एनी ओब्लिगेशन, कोई भी मेरे को ओब्लिगेशन या फिर कोई भी मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी थी, या तो इस एक्ट में या फिर इस एक्ट के किसी रूल में, तो उससे मैं डिस्चार्ज नहीं होऊंगा जब तक उसको कंप्लीट नहीं कर देता। मेयर देयर अंडर फॉर एनी पीरियड प्रायर टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन वेदर और नॉट सच टैक्स और अदर ड्यू आर डिटरमाइंड बिफोर और आफ्टर द डेट ऑफ कैंसिलेशन। तो ये अपन को यही बात बता रहा है
कि अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो रहा है ना, तो मेरी जितनी पेंडिंग टैक्स लाइबिलिटी हो सकती है या फिर एनी अदर कोई भी पेमेंट मेरा ड्यू हो सकता है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको मेरे को पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे तो मेरा टैक्स सॉरी मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल ही क्यों ना हो रहा हो। या फिर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, कब हो गया कि वो लाइबिलिटी का पेमेंट करने से पहले ही, तो भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, 29(3) में कोई डाउट है? तो 29(3) में कोई डाउट? उसके बाद आ रहा है देखो कैंसिलेशन अंडर एसजी और यूटी। ये देखो सब में सेम आया है। अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जैसे 26 में भी पढ़ा था अमेंडमेंट में, तो वहां पे भी अप्लीकेबल हो जाता था कि अगर एसजी यूटी में अमेंड कराएंगे तो वो ऑटोमेटिक ही सीजी पे अप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद 28 में भी पढ़ा था अपन ने। 28 अपन ने किसका पढ़ा था? 26 तो अपन ने डिम्ड रजिस्ट्रेशन का पढ़ा था, 28 अपन ने पढ़ा था 28 सेक्शन अपन ने पढ़ा था उसका रजिस्ट्रेशन सर कैंसिल का। 29 पढ़ा था और 28 पढ़ा था अपन ने अमेंडमेंट का। अमेंडमेंट में भी अपन ने पढ़ा था कि एसजी में अगर अमेंडमेंट कराया तो ऑटोमेटिक सीजी में भी हो गया, यूटी में कराया तो ऑटोमेटिक एसजी में उसमें सीजी में भी हो गया। तो वही बता रहा है कि अगर अपना एसजीएसटी या फिर यूटी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो वो ऑटोमेटिक ही सीजीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा। कैंसिलेशन अंडर एसजीएसटी यूटी जीएसटी एक्ट, डिम्ड कैंसिलेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट, उसे क्या माना जाएगा? सीजीएसटी में भी कैंसिल रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। सेक्शन 29(4) में द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द एसजीएसटी एक्ट और द यूटीजीएसटी एक्ट एज द केस में बी शैल बी डीम्ड टू बी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। अगर एसजी या फिर यूटी में कैंसिल हो गया है तो उसे क्या माना जाएगा कि वो मेरा रजिस्ट्रेशन कहाँ पे कैंसिल हो गया? सीजी में भी कैंसिल हो गया है। यस सर। ठीक है। यस सर। अब उसके बाद देखो, उसके बाद आईटीसी के बारे में आ रहा है। आईटीसी के बारे में मैंने बताया कि जो आईटीसी मैंने ऑलरेडी अवेल कर रखी है, उस आईटीसी का मेरे को क्या करना पड़ेगा? रिवर्सल करना पड़ेगा। अब वो कैसे करना पड़ेगा? देखो, ऑन कैंसिलेशन अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है तो पे आईटीसी अवेल, जो आईटीसी मैंने अवेल कर रखी है वो वापस से पे करनी पड़ेगी, वो रिवर्स करनी पड़ेगी। किस पे ले रखी है मैंने आईटीसी? या तो कोई भी गुड्स, गुड्स में कौन सी आ गई? वो तीनों टाइप की आ गई, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। उन तीनों गुड्स की मेरे को आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। और आउटपुट टैक्स कितनी मेरे को, अभी यहाँ पे बता रहा है कि कितनी मेरे को आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। तो ये बता रहा है कि जितनी आईटीसी मैंने क्लेम कर रखी है, जैसे उस स्टॉक पे मैंने 10 लाख रुपए का स्टॉक था, उस पे 1 लाख रुपए की आईटीसी क्लेम कर रखी है। अब दूसरा बता रहा है कि या तो वो 1 लाख आप रिवर्स करो या फिर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का मतलब हो गया कि वो जो स्टॉक मेरे पास है उसको बेचकर मैं कितना टैक्स कस्टमर से रिसीव करता, इन दोनों में से तो हायर रहेगा ना, वो आईटीसी मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं अपन। एग्जांपल कैसे? फॉर एग्जांपल मेरा रजिस्ट्रेशन है वो 1 अक्टूबर को कैंसिल हो गया, तो 1 अक्टूबर को कैंसिल हो गया तो उससे एक दिन पहले जो भी मेरे पास स्टॉक पड़ा है, वो जैसे 10 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा है मेरे पास, 10 लाख रुपए पे मैंने जैसे 18% आईटीसी ले रखा है। ठीक है, 18% आईटीसी ले रखा है। अब 18% आईटी, 10 लाख रुपए का स्टॉक था मेरा और 10 लाख में 18% आईटीसी ले रखा है, मतलब 1,80,000 रुपए का आईटीसी मैंने अवेल कर रखा है। अब मेरे को क्या करना है? एक तो ये 1,80,000 रुपए, या फिर दूसरा दूसरा कौन सा कि ये स्टॉक में बेचूंगा। जैसे हो सकता है इसमें 5 लाख रुपए का स्टॉक मैंने बेच दिया, या फिर इसमें 10 लाख रुपए का स्टॉक था, इसको मैंने 12 लाख रुपए में बेच दिया। 12 लाख रुपए में बेच दिया तो अब इस पे मेरी टैक्स लाइबिलिटी निकालो। 12 लाख पे कितना आया? 18%, 2,16,000, 2,16,000 आया। अब इन दोनों में से ये तो मेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी हो गई।
अगर मैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना होता तो मैं इतना टैक्स तो कस्टमर से क्या करता, रिसीव करता। और ये मैंने ऑलरेडी आईटीसी ले रखी है। अब इन दोनों में से मेरे को रिवर्स कौन सा करना पड़ेगा? जो भी इन दोनों में से हायर अमाउंट रहेगी 216,000 का मेरे को रिवर्सल करना पड़ेगा। ठीक है सर इन दोनों का जो भी हायर होगा वो, या फिर जो डिफरेंस होगा वो? नहीं, हायर जो होगा ना, डिफरेंस नहीं लेना, हायर लेना, अपन को हायर वापस से पे करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है ना। तो 5 मिनट और लगेगा इसमें, मैं आपको दोबारा से लिंक भेज रहा हूँ इसका। 5-10 मिनट अभी क्लास ओवर होने वाली है। तो अब देखो, अपन बात कर रहे थे 29 क्लोज 4 की। 29 क्लोज 4 अपन को बताता था कि जो भी आपने स्टॉक पे आईटीसी क्लेम कर रखा, उस आईटीसी को क्या करना, रिवर्स करना। अब वो रिवर्स करना कैसे, उसके बारे में अपन देख रहे थे। तो जैसे 29(5) में अपन को बताया कि ऑन कैंसिलेशन पे आईटीसी अवेल ऑन गुड्स इन स्टॉक आउटपुट टैक्स लायबिलिटी विच एवर इज हायर का अपन को पेमेंट करना पड़ेगा। अब पेमेंट कैसे करना पड़ेगा? जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा 1 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। 1 अक्टूबर के को मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, उससे एक दिन पहले मेरे पास 10 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा था। 10 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा था, जिसपे मैंने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का आईटीसी क्लेम कर रखा था। ठीक है, 1 लाख रुपए का आईटीसी मैंने क्लेम कर रखा था। अब वही स्टॉक अगर मैं आज मार्केट में बेचता तो वो मेरा 12 लाख रुपए का बिकता। ठीक है, वही स्टॉक मेरा। और उस पे अगर मैं 10% जीएसटी चार्ज करता तो मेरे को कितना जीएसटी मिलता? 1,20,000 का जीएसटी मिलता। तो अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि आपके पास जितना आईटीसी आपने क्लेम कर रखा है, या फिर आप अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनाकर देखो, इन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट आएगा वो हमें क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो अब इन दोनों में से मेरे को कितना रिवर्स करना पड़ेगा? 120,000 रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है। यस सर। अब देखो, दूसरा इसमें याद रखना कि ये तो 120,000 अपन को रिवर्स करना है। ये हो सकता है कि मेरे पास अगर आईटीसी है तो सबसे पहले तो क्रेडिट लेजर को डेबिट कर लूंगा, और उसके बाद भी अगर मेरे को पेमेंट करना पड़ रहा है तो मैं कैश लेजर के थ्रू पेमेंट करूंगा। अब देखो कैसे बताए इसमें। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जिसका क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, शैल पे एन अमाउंट, वो क्या करेगा, एक अमाउंट का पेमेंट करेगा, कैलकुलेटेड इन सच मैनर, वो अमाउंट जो भी प्रेस करा है मैनर है, उस मैनर में कैलकुलेट की जाएगी। एज में भी प्रेस करा है बाय वे ऑफ डेबिट, या फिर उसको क्या करवाना पड़ेगा, जो भी अमाउंट होगी वो डेबिट करनी होगी इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जितनी, अगर जैसे मेरे को फॉर एग्जाम्पल 1,20,000 रुपये रिवर्सल करना है, लेकिन 20,000 रुपये तो मेरे पास आईटीसी पड़ी है, तो 20,000 तो मैं आईटीसी को खत्म कर लूंगा, और बाकी 1 लाख रुपया मेरे को कैश लेजर में पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं क्रेडिट लेजर डेबिट होने वाला है तो उसको पहले तो उसको डेबिट कर लूंगा, उससे अगर मेरी पूरी लायबिलिटी खत्म नहीं हो रही है तो फिर कैश लेजर के थ्रू मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है। अब देखो कैसे बता रखा है, इक्विवेलेंट टू द क्रेडिट ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट टू ऑफ इनपुट हेल्ड इन स्टॉक। ये बता रहा है कौन कौन से आईटीसी को अपन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बता रहा है इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, जो भी स्टॉक के रूम में इनपुट पड़ा है वो। अब दूसरा हो सकता है सेमी फिनिश्ड हो सकता है। तीसरा अपने पास हो सकता है फिनिश्ड गुड्स हो सकता है। चौथा अपने पास हो सकता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का एग्जांपल और करते हैं अपन। स्टॉक का तो समझ में आया ना कि इनपुट वगैरह का, सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स का किस प्रकार से अपन को रिवर्स करना पड़ता है। हाँ सर। अब उसके बाद देखो कैपिटल गुड्स का, कि कैपिटल गुड्स पे अपन को आईटीसी किस प्रकार से रिवर्स करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने 1 सितंबर 19 को कोई एक मशीन खरीदी थी। मशीन कितनी खरीदी थी? जैसे 10 लाख रुपए की खरीदी थी, और उस पर 18% 1,80,000 का जीएसटी पे किया था। ठीक है, 180,000 का मैंने जीएसटी पे किया था। तो अब अपन को देखना है कि अब मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब हो रहा है। जैसे 1 अक्टूबर 20 को मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, 1 अक्टूबर 20 को मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है। तो अब अपन को ये देखना पड़ेगा कि जितने टाइम पीरियड वो मशीन मैंने यूज कर ली ना,
मैंने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने, जितने टाइम पीरियड मैंने यूज कर लिया उतनी आईटीसी को तो हम कम कर देंगे। फिर जो रिमेनिंग आईटीसी बचेगी, जितनी टैक्स लायबिलिटी बचेगी, उसका अपन गवर्नमेंट को क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 सितंबर 19 को मैंने खरीदा और 1 अक्टूबर 20 को मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो अब ऐसी सिचुएशन में देखो मैंने कितने दिन उसका यूज किया। जैसे 1 सितंबर, 4 महीने तो मैंने 19 में यूज कर लिया, और यहाँ पे कितना यूज कर लिया, 20 में 9 महीने मैंने 20 में यूज कर लिया। जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7 महीने मैंने 20 में यूज कर लिया। तो टोटल महीने कितने टाइम पीरियड मैंने उसका यूज कर लिया, 11 मंथ है। 11 मंथ याद है ना, देख लेना एक बार कैलकुलेट करके। जैसे 11 आ रहा है, 11 मंथ आ रहा है। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, 11 मंथ की जितनी भी आईटीसी है वो कम कर देंगे। कम कैसे करेंगे, उस कैपिटल गुड्स की जो अपन ने 18(4) में भी बताया था मैंने आपको कि उसकी लाइफ कितनी माननी है, अपन को 60 मंथ मानना है। ठीक है, 60 मंथ मानते हुए अपन को 11 मंथ की आईटीसी कम कर देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आईटीसी मेरे पास है कितनी, 1,80,000 रुपए की मैंने आईटीसी क्लेम कर रखी है। अब वही कैपिटल गुड्स अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल आज मार्केट में बेचूं, तो वो फॉर एग्जांपल जैसे 5 लाख रुपए की बिकती, ठीक है, 5 लाख रुपए की वो कैपिटल गुड्स बिकती, तो उसपे मैं आईटीसी कितना क्लेम करता, आईटीसी उस पे क्लेम करता है जैसे 18% 90,000 रुपए का, 90,000 रुपए का क्लेम करता। अब मेरे को क्या करना है, इसका प्रोपोर्शनेट करना है। प्रोपोर्शनेट कैसे करेंगे, जैसे मैंने 180,000 तो ले रखा है, अब 180,000 का प्रोपोर्शनेट करो। जैसे 180,000, ये 180,000 कितने टाइम पीरियड की है, ये 60 मंथ की है, मतलब 60 महीने की मेरी 180,000 आईटीसी बनती है। तो अब मैंने यूज कितना कर लिया, यूज मैंने कर लिया उसको 11 मंथ है। तो इसको सोल्व कर लो, कितना आ रहा है, 33 3,000, 3,000 को मल्टीप्लाई टू 11 से 11 3, तो 33,000 ना। 3,30,000, नहीं नहीं 33,000 ही आएगा भाई, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। अरे ऐसा थोड़ी 3,000 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 3,000, 33,000 आएगा, ठीक है ना। अब मेरे को जो आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, जो ये 180,000 है इसमें से 33,000 तो मेरा कम हो जाएगा, और जितना मेरा आईटीसी बचेगा उसका मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे 180 में से 33 को लेस करेंगे तो अपना 147 आएगा, तो 147 का मेरे को क्या करना पड़ेगा, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। किस रूम में करना पड़ेगा, या तो मैं मेरा जो क्रेडिट लेजर है उसका यूज कर लूं, या फिर क्रेडिट लेजर में कोई भी नहीं है, क्रेडिट नहीं है, तो मेरे को कैश लेजर के थ्रू इसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब देखो नोट्स में क्या बताया इसके बारे में। पेमेंट इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स की कंडीशन में अपन को पेमेंट कैसे करना है। इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी, या तो कोई भी कैपिटल गुड्स या फिर प्लांट एंड मशीनरी, द टैक्सेबल पर्सन शैल पे, उस पे कैसे पे करेगा, एन अमाउंट इक्वल टू आईटीसी। आईटीसी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कितनी है, 180,000 की थी, टेकन ऑन शेयर कैपिटल एसेट्स है, उस कैपिटल एसेट्स पे मैंने आईटीसी कितना क्लेम कर रखा था, 180,000 का, रिड्यूस बाय सच परसेंटेज, उस आईटीसी को अपन को कम कर देना है। कितने से कम कर देना है, पॉइंट एज में भी प्रेस्क्राइब दैट इज आईटीसी इन्वॉल्व्ड इन द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन द मंथ ऑफ द कैपिटल गुड्स, कि उस कैपिटल गुड्स का रिमेनिंग लाइफ कितना बचा है, उस लाइफ का अकॉर्डिंग अपन उसका प्रोपोर्शनेट निकाल लेंगे। जैसे हो सकता है उस कैपिटल गुड्स को मैंने 10 महीने यूज किया हो, 12 महीने यूज किया हो, 15 महीने यूज किया हो, तो 15 महीने की आईटीसी को तो कम कर लेंगे, और जो रिमेनिंग टाइम पीरियड रहेगा उस रिमेनिंग टाइम पीरियड को अपन क्या कर देंगे, वो आईटीसी अपन को रिवर्स करनी पड़ेगी। रिवर्स ऑन प्रो राटा बेसिस टेकिंग द यूजफुल लाइफ एज 5 ईयर,
उस कैपिटल गुड्स की जो लाइफ है अपन को वो कितनी लेनी है, 5 ईयर्स लेनी है। 5 ईयर्स का मतलब हो गया 60 मंथ अपन को कंसिडर करने हैं। तो अब अपन सोल्व कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला बता रखा है, ये वापस से एप्लीकेबल करो इस फॉर्मूला को। बता रखा है आईटीसी थी अपने पास 180,000 की, उसको डिवाइड तो कर दो कितने से, 60 से, और रिमेनिंग मंथ कितना बचा है। रिमेनिंग मंथ जैसे अपन ने 11 मंथ तो यूज कर लिया था वहां पे, 11 मंथ ही किया था ना। यस सर। 11 मंथ यूज कर लिया, तो 11 मंथ के बाद में यूज कर लिया तो उसका रिमेनिंग कितना बचा, 60 मंथ अपन कंसीडर करते हैं तो 49 मंथ बचा। अब 49 मंथ से इसको सोल्व कर लो कितना आ रहा है। 49 मंथ से अपन सोल्व करेंगे तो इतना आईटीसी हमें रिवर्स करना पड़ेगा, जैसे 3000 इंटू 49 तो अपना 147 आया। 147 आया था ना वहीं पे भी, पहले भी। नहीं सर, उधर तो वो आया था ना 32,000। अरे 147 ही तो आया था पहले जब अपन ने सोल्व किया था तब। सर तब तो 33 यहाँ पे अपने, अरे 33 तो अपन ने यहाँ पे 11 लिया था, 11 लिया तो अपने पास 33 आया था। मैंने क्या बोला था कि 33 को तो अपन को जो आईटीसी है ये 180,000 की, इसमें से कम करना है, फिर जो रिमेनिंग बचेगा ना उसको अपन को रिवर्स करना है। तो 180 में से 33 को लेस करेंगे तो 147 आया था अपना। तो या तो अपन इस टाइप से लेस करके निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे कि अपने पास 11 मंथ यूज कर लिया तो उसका रिमेनिंग लाइफ कितना बचा है, 49 मंथ बचा है। 49 मंथ बचा है तो इसके अकॉर्डिंग निकाल लो, इसके अकॉर्डिंग भी निकालेंगे तो अपना 147,000 आईटीसी अपन को रिवर्स से करना पड़ेगा। यस सर, ओके ठीक है। तो अब कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।